अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1352वां सबक है। कल के सबक में हमने वादा किए थे कि जिन रोहिंग्या मुसलमानों की बद्दुआ से आज पूरे म्यांमार के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल हो चुका है और पूरा मुल्क तितर बितर हो गया है, वो रोहिंग्या मुसलमान जिनको उनके घरों से, जिनको उनके खेती बाड़ी से, जिनको उनके बस्तियों से, जिनको उनके अपने के रहने के जो मकानात थे उनसे दूर कर दिया गया, उनके बस्तियों को उजाड़ दिया गया और बेचारे मजबूरी की हालत में बांग्लादेश के अंदर जाके फ़िलहाल रह रहे हैं, उनके हालात कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। जिस वक्त में 2017 में ये सारे हालात पैदा हुए और आर्मी ने जो रखाइन प्रांत है, यानी बांग्लादेश के साइड से जो एक सूबा है म्यांमार का, उसको रखाइन कहते हैं, उस रखाइन सूबे के अंदर जब आर्मी ने क्रैकडाउन किया, उसके बाद में लोग अपने घरों को छोड़कर, बस्तियों को छोड़कर वो बांग्लादेश की तरफ भागने लगे। बांग्लादेश का सबसे करीबी गांव जो वो उस इलाके से सबसे करीब में जो पड़ता था शहर, उसका नाम है कॉक्स बाज़ार। ये जितने भी रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा से, रखाइन प्रांत से हिजरत करके बांग्लादेश जा रहे थे, सारे के सारे पहुंच रहे थे कॉक्स बाज़ार। अब कॉक्स बाज़ार जो है, फ़िलहाल उसकी जो डेंसिटी है आज के हिसाब से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला शहर वो है, जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है इंसानों की आबादी, क्योंकि ये हिजरत करके जाने वाले जो रोहिंग्या मुसलमान थे, इनकी तादाद हो गई 12 लाख। 12 लाख लोगों ने हिजरत की और 12 लाख लोग वहाँ चले गए। शेख हसीना गवर्नमेंट उन्होंने जो है अपने दरवाज़े बंद तो नहीं किए, क्योंकि उनके मुल्क में आने के बाद कुछ सॉल्यूशन तो निकल सकता था, लेकिन उनको वापस भी भेज नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट उनके जान जाने का ख़तरा था। तो इस मसले के अंदर हम शेख हसीना गवर्नमेंट की तारीफ़ करेंगे। उन्होंने अपना दिल बड़ा किया और जितने रोहिंग्या मुसलमान आ सकते थे उनको आने दिया। अब 12 लाख लोग वो कॉक्स बाज़ार में, जो ऑलरेडी पहले ही एक छोटा सा शहर था, वहाँ गए, जिसकी वजह से एक तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, दूसरे इनकी आबादी इतनी ज़्यादा वहाँ पे पहुँच गई कि इनको चलने फिरने के लिए भी वहाँ पे जगह नहीं रही। शेख हसीना गवर्नमेंट के सामने ये मसला आया कि भाई ये जो 12 लाख लोग हैं, अब इनके लिए क्या किया जाए। शेख हसीना गवर्नमेंट ने चाइना के साथ में मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि ये जो 12 लाख लोग हैं, अब हम इनको वापस म्यांमार नहीं भेजेंगे, इसलिए कि म्यांमार में इनके लिए एक तो गवर्नमेंट ने नफ़रत का माहौल बनाया हुआ है, दूसरे इनको वोट डालने का भी हक़ नहीं है, तीसरे इनके ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है, इनकी जान जाने का ख़तरा है। इसलिए इनकी जान बचाने के लिए हम इनके लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसकी वजह से ये 12 लाख लोग, इनको भी इज़्ज़त की ज़िंदगी मिले, इनको भी रोज़ी मिले, इनको भी रोटी मिले, और हम इनके लिए जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सके। चाइना और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ये तय किया कि बांग्लादेश के आजू बाजू में बहुत सारे समंदर में जजीरे हैं, आइलैंड्स ऐसे हैं जो वीरान पड़े हुए हैं, इंसानों का नामो निशान भी नहीं है वहाँ पे। वैसे जजीरों के ऊपर बस्तियाँ बसाई जाए, मकानात बनाए जाए, स्कूल बनाए जाए, कॉलेजेस बनाए जाए, मस्जिदें हो, दीनी तालीम का वहाँ पे इंतज़ाम हो, मदरसे हो, मकातिब का भी निज़ाम वहाँ पर हो, और उन सब के साथ में जिन लोगों को वहाँ ले जाकर आबाद किया जाए उनके लिए रोज़गार भी हो, कंपनियाँ भी हो, कारखाने भी हो। चाइना ने बांग्लादेश गवर्नमेंट से कहा ये जो 12 लाख लोग हैं ये बोझ नहीं है, ये हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि ये 12 लाख लोग वो है जैसे पहले ज़माने के अंदर अंग्रेज़ों ने, अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर आप देखते होंगे ना, वेस्ट इंडीज़ की टीम में आपको पूरे अफ्रीकन जो नज़र आते हैं, वो लोग वहाँ पे कहाँ से पहुँचे, उनके बाप दादा तो सब अफ्रीका के रहने वाले हैं, वो पहुँचे वहाँ पे अंग्रेज़ों की मेहरबानी से। अंग्रेज़ों ने जो है उनके बाप दादाओं को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए और दरख्तों को
यानी जो उस ज़माने के अंदर वो पूरे जो कैरेबियन आइलैंड्स है वहाँ पे जो काम होते थे उसके लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए उनको लेकर गए। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों की मेहरबानी से वो उनको ले जाके वहाँ पे ग़ुलामों की तरह से, बांदियों की तरह से रखते थे। 2 टाइम का सिर्फ खाना देते थे, उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी, कोई उनकी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं थी। और वो बेचारे वो जजीरा है समंदर का, उसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते थे। अब ऐसी हालत में अंग्रेज़ों ने जुल्म किया था, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने बांग्लादेश से कहा हम इनको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। हम क्या करेंगे, वही तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे और इनको हम हुनर सिखाएंगे वहाँ पे कैसा काम करना है। और उन फैक्ट्रियों का जो प्रोडक्शन हमारा रहेगा, हमको मज़दूर मिल जाएंगे और इन लोगों को इज़्ज़त की ज़िंदगी, रोज़ी मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इनके बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के अंदर वहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़, आज़ादी इनको मिल रही है। यानी ये कि म्यांमार वापस भेजते हैं तो दोबारा से इनकी जान जाने का ख़तरा है। और इन लोगों को अगर इस तरह से आइलैंड्स के ऊपर हम आबाद करते हैं तो एक तो आपके भी मुल्क का मसला हल हो जाएगा, आबादी जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, और दूसरे इन लोगों को हम यूज़ कर सकते अपने काम के लिए, कंपनी कारखाने वहाँ पे लगा के। तो शेख हसीना जो गवर्नमेंट है, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि शेख हसीना की जो पॉलिसीज़ है वो आज पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया कि शेख हसीना उनकी पॉलिसीज़ ऐसी है कि अभी लॉकडाउन की वजह से 2020 में अमेरिका, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की जो इकोनॉमी है वो धराशायी हो चुकी थी। उसके बावजूद बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसका जीडीपी 8% के रेट से बढ़ रहा था कोरोना की बीमारी के आलम में भी। यानी चाइना से भी आगे निकल गए वो। चाइना का जीडीपी 4-4.5% बढ़ा 2020 में, बांग्लादेश 8%। ये सिर्फ शेख हसीना के पॉलिसीज़ की वजह से। तो शेख हसीना ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब चाइनीज़ और बांग्लादेश दोनों गवर्नमेंटों ने मिलकर जो वहाँ से दूरी पे भसनचार, एक आइलैंड का नाम है भासनचार, वो आइलैंड के ऊपर उन्होंने एक बस्ती का कंस्ट्रक्शन 2018 में ही शुरू कर दिया था। और 3 साल के अंदर उस आइलैंड के ऊपर उन्होंने पूरा एक गांव बसा दिया, पूरा एक शहर बसा दिया, जहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग आराम से रह सकते हैं। और वो पूरा मुकम्मल होने के बाद अभी दिसंबर 2020 से बाज़ाब्ता बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लोगों को वहाँ पे ले जाकर, यानी ये जितने भी रोहिंग्या मुसलमान थे इनमें से थोड़े थोड़े करके लोगों को वहाँ ले जाकर बसाना और आबाद करना शुरू कर दिया। वो पूरा क्या पूरा जो आइलैंड है, वो पूरा क्या पूरा आइलैंड चाइना गवर्नमेंट की मदद से उन्होंने तामीर किया। यानी पूरी वहाँ पे बिल्डिंगें, इमारतें, मस्जिदें, मदरसे, मकातीब और स्कूल, कॉलेजेस, सारी चीज़ें जो बनी हैं, कंपनियाँ, फैक्ट्रीज़, उसके अलावा जो है मछली पकड़ने के लिए, खेती बाड़ी, सारी चीज़ें उन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम बनाया है कि वहाँ जाके जब जो रोहिंग्या मुसलमान रहेंगे वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी वहाँ गुजार सके, बल्कि उनके ज़रिए से इनको फ़ायदा हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पूरी दुनिया में आज, पूरी दुनिया में हमको लगता है कि चाइना में सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन दूसरा एक डार्क साइड ये है कि चाइना में मज़दूरों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट परेशान है, मतलब वहाँ के जो कंपनी इंडस्ट्रीज़ है उन लोगों के पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। इसीलिए चाइना ने आजू बाजू के जो छोटे मोटे मुल्क है उन मुल्कों में अपनी फैक्ट्रियाँ लगा दी, जैसे बांग्लादेश वगैरह है, कि भाई तुम्हारे ही मुल्कों में हम फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, तुम्हारे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और हमारा भी प्रोडक्शन होगा। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये जो रोहिंग्या 12 लाख लोग थे बैठे बिठाए के, इनके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, दोनों का फ़ायदा कि एक तरफ जो ये 12 लाख मुसलमान हैं इनको इज़्ज़त की ज़िंदगी मिल रही है और उनको जो है काम करने के लिए लोग मिल रहे हैं। तो उन्होंने वो जज़ीरे के अंदर भासनचार, उस जज़ीरे का नाम है जो कॉक्स बाज़ार से तकरीबन 40 किलोमीटर के दूरी पर है, समंदर के बीच में, वहाँ पे उन्होंने ये बस्ती बसा कर लोगों को दिसंबर 2020 से आबाद करना शुरू कर दिया। इस तरीके से दूसरे और जज़ीरों में भी कंस्ट्रक्शन और काम चालू है। थोड़ा थोड़ा करके ये जो 12 लाख मुसलमान जो म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए थे,
बांग्लादेश गवर्नमेंट को ज़र्रा बराबर भी उनका बोझ या उनके वजह से कोई परेशानी नहीं, बल्कि उल्टा बांग्लादेश के वो जजीरे जो गैर आबाद थे वो आबाद हो गए, वहाँ पे नई फैक्ट्रियाँ लग गई, नए कारखाने लग गए। बहरहाल पूरे सबक का ख़ुलासा ये है जो हमने वादा किया था कि आपको बताएंगे कि आज रोहिंग्या मुसलमान किस हाल में हैं। तो देखो, रोहिंग्या मुसलमान एक्चुअल में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सऊदी अरब में 2 लाख है, यूएई में 10,000 है, उसके अलावा और भी दुनिया के कुछ मुल्कों के अंदर मलेशिया में 1.5 लाख है, थाईलैंड में कुछ 10,000 है, इंडोनेशिया में 1000 है, और हमारे भारत देश के अंदर 40,000 है, और हमारे पड़ोस के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। इस तरीके से अभी भी वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी तादाद बांग्लादेश में थी 12 लाख, उनका इंतज़ाम हो चुका है और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके लिए ये सारा सिस्टम बनाया। और मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह की तरफ से भी खैर है, इसलिए कि आज ख़ुद म्यांमार के जो वहाँ के भी लोग हैं परेशान हैं। वो वहाँ के जो लोग हैं आज जो उस मुल्क में रहने वाले जो रह रहे हैं आज की तारीख़ में, वहाँ पे उनकी ख़ुद की बस्तियों के ठिकाने नहीं, उजड़ चुके हैं। वो थाईलैंड और इधर जो है दोनों तरफ भागने की तैयारी में हैं। दोनों मुल्कों ने उनके लिए बॉर्डर सील कर दिए, उनके ऊपर ही एयर स्ट्राइक हो रही है। उससे बेहतर तो ये है कि ये जो मज़लूम रोहिंग्या मुसलमान थे, अल्लाह ने इनकी आहों से इनके मुल्क को तितर बितर करके इनका अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया गैब के ख़जाने से, गैब के ख़जाने से, जो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हमारे अपने जजीरे होंगे जहाँ कारखाने होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी, घर होंगे। ये नक्शे की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कुछ बहुत यानी दिसंबर 2020 से आबाद होना भी शुरू हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला शेख हसीना गवर्नमेंट को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और ये जो बेचारे मज़लूम हैं अल्लाह इनकी भी हिफाजत फ़रमाएँ। अज़ान हो रही है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।